हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टडी विद रोशन गुप्ता। और आज जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाले की, जिसमें हमने विकास चैप्टर पढ़ा था जो कि अर्थव्यवस्था का था। उसके भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। उसकी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो आज की क्लास में जो हमारा हिस्ट्री का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है वो करेंगे। सारे एमसीक्यू क्वेश्चन कवर होंगे। और अगर आपको इस चैप्टर की थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी के ऊपर भी ऑलरेडी 2 या 3 वीडियो मैंने बना दिए। तो थ्योरी के लिए भी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नीचे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से प्लेलिस्ट खुलती सारी वीडियो खुल जाएगी एसएसटी की। तो क्लास 10 की सारी वीडियो मोस्टली कवर हो चुकी है, तो आप यहाँ से पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, इससे मैं सारी चीज़ें ऑपरेट करके आपको समझाता जाऊंगा। तो बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सिडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? यानी किन दो देशों के बीच सिडान का युद्ध हुआ? जब कहा जाता है ना कि इसका युद्ध, इसका मतलब है उस जगह पर युद्ध हुई है, ऐसा मानकर चलना है। ठीक है, सिडान का युद्ध मतलब सिडान में युद्ध हुआ था, 2 देशों के बीच में हुआ था। तो उन 2 देशों के नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रिया और प्रसा, दूसरा है प्रसा और डेनमार्क, तीसरा है फ्रांस और प्रसा, और तीसरा है आपका इटली और रोम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, प्रसा और फ्रांस। इन 2 देशों के बीच में ही सिडान में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब ऐसा किसने कहा था, ये लाइन किसने कही थी कि फ्रांस जब छींकता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता है? सर्दी और जुकाम। इस क्वेश्चन यानी कि इस वर्ड का मतलब यह है कि फ्रांस का इफेक्ट बहुत जल्दी पूरे यूरोप पर दिखाई देता है। यूरोप एक क्या है? महाद्वीप है ना, एक कॉन्टिनेंट है, और उसके अंदर एक देश है फ्रांस, जो कि जिसका इफेक्ट पूरे यूरोप पर बहुत जल्दी दिखाई देता है। इसलिए ऐसा कहा उन्होंने कि जब भी फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता है? जुकाम हो जाता है। तो ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था हिटलर ने। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के साथ, इस क्वेश्चन का अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग भरा क्वेश्चन है ना। कई जगह पर इसका आंसर नेपोलियन है, कई जगह पर मेटरनिक भी है, और कई जगह पर हिटलर भी है। तो हम इस ऑप्शन में हिटलर के साथ जाएंगे, वरना आप एनसीईआरटी अपनी बुक्स में देख लेंगे कि क्या दे रखा है। बट ज्यादातर मैक्सिमम जगह पे इसका अलग अलग आंसर दे रखा है। बट रियलिटी अगर देखा जाए तो किसने कहा था ऐसा? हिटलर ने कहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था? क्या बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित था? इसका मतलब है कि जो बिस्मार्क थे वो किसको फॉलो करते थे? किसकी बातों को मानते थे? किसको अपना आइडियल मानते थे? तो किसको अपना आइडियल मानते थे? हिगेल को। किसको अपना आइडियल मानते थे? हिगेल। सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? जो नेपोलियन का कोड था, रूल था, उसके अंदर कुल कितने कोड थे? तो नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? टोटल मिला के 5। कितने? 5 थे। 5 कोड थे नेपोलियन कोड में। विलियम प्रथम कहाँ के शासक थे? पहला ऑप्शन इटली के, दूसरा फ्रांस, तीसरा ऑस्ट्रिया या यूनान। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, क्या है? ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो कहाँ के शासक थे? तो विलियम प्रथम हमारे सेकंड ऑप्शन, कहाँ के? प्रसा के शासक थे। कहाँ के शासक थे? प्रसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? सी, 1871। यानी कि जर्मनी में जो एकीकरण का काम हुआ था वो कब कंप्लीट हुआ था? 1871 में कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माराआन किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? हर देश के अपने एक राष्ट्र प्रतीक होते हैं। भारत में भी कई सारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जिसमें से हमारा झंडा है, अशोक स्तंभ है, कई सारी चीजें। तो वैसे ही माराआन ये कौन से देश का राष्ट्र प्रतीक है? ये कौन से देश का है? फ्रांस का है। कहाँ का है? फ्रांस। 4 ऑप्शन है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस। तो ये कहाँ का हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना से देखो एक दो बात याद कर लेंगे। एक होता है वियना संधि और एक होता है वियना सम्मेलन। अगर कोई कहे कि वियना संधि कब हुई थी तो आप क्या बताओगे? 1815। अगर कोई पूछे वियना संधि कहाँ हुई थी तो कब हुई थी तो आप क्या कहोगे? 1815। लेकिन अगर कहेगा वियना सम्मेलन कब हुआ था तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, 1848। कब हुआ था? 1848। पहले वियना संधि हुई 1815 और वियना सम्मेलन हुआ 1848। ठीक है, संधि का मतलब होता है कि कुछ बातें, यानी कि किसी चीज पर राजी होना, 2 लोगों के बीच समझौता, उसे कहा जाता है संधि। और सम्मेलन का मतलब होता है कई लोगों की मीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? नेपोलियन संहिता यानी कि नेपोलियन के जो रूल्स थे, नेपोलियन ने कुछ अच्छे काम किए थे, जैसे कि जो गांव के इलाके थे वहां पर क्या करना? विकास करना। जो अर्बन एरिया थे, जो शहरी इलाके थे, वहां पे अच्छी टेक्नोलॉजी देना, व्यापार को बढ़ाना,
एक ही माप को हर जगह चलाना, तो ये सारी चीजें जो नेपोलियन लेकर आया था उसे कहा गया नेपोलियन संहिता। तो ये कौन से साल में लेके आया था? तो ये लेके आया था 1804 में। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1804। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेटरनिक कौन था? अब भाई आ जाते हैं मेटरनिक के बारे में। एक देश था, क्या था? ऑस्ट्रिया। अब देखिए ऑस्ट्रिया से कई सारी चीजें कनेक्टेड है, सारी बातें अभी जान लेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि मेटरनिक था कौन। तो मेटरनिक था ऑस्ट्रिया का चांसलर। कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। चांसलर का मतलब क्या होता है? चांसलर का मतलब होता है प्रेसिडेंट या पीएम, आप कुछ भी समझ लो। किसी भी देश का जो मेन हेड होता है उसे क्या कहा जाता है? चांसलर कहा जाता है। तो वैसे ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो वो था मेटरनिक। अब बात आती है ऑस्ट्रिया की, तो आपने जो पहले जब थ्योरी पढ़ोगे तो लुईस सोलावा के बारे में पढ़ोगे। तो लुईस सोलावा की शादी किससे हुई थी? एंतो एनेट। रानी किससे हुई थी? शादी किससे हुई थी? एंतो एनेट। और एंतो एनेट कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की। क्लियर रहेगा, ये बात याद रखोगे। सबसे पहले मेटरनिक कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और एंतो एनेट कौन थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। और उसी की शादी किससे हुई थी? कौन हमारा? लुईस सोलावा, जो कि फ्रांस की क्रांति जिसके वजह से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन अभी अभी हमने पढ़ा, कब हुआ था? 1848। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1848। तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष यानी कि हेड कौन था? तो उसका कौन था? अभी अभी जस्ट पढ़ा हमने, कौन था? मेटरनिक। कौन? मेटरनिक। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? तो कई सारे, जब देश में, किसी भी देश में राष्ट्रवाद आता है ना, आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ चलती है, तो कई सारे ग्रुप्स को फॉर्म किया जाता है। तो उसी ग्रुप को फॉर्मेशन में एक और ग्रुप का फॉर्मेशन किया गया जिसे कहा गया यंग यूरोप। तो यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? 1928। यंग यूरोप की स्थापना कब की गई? 1928। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1928। अब आएगा कि यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग यूरोप की स्थापना कब हुई? 1928। लेकिन यंग इटली की स्थापना कब हुई ये नहीं पूछ रहा, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो आपके सामने ऑप्शन है मेजनी पहला, दूसरा बिस्मार्क, तीसरा काबूर और चौथा गैरीबाल्डी। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मेजनी। मेजनी ने क्या किया था? यंग इटली की स्थापना की थी। अगला है लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती भी कहे हुए या फिर लाल समूह कहा जाए, ठीक है, ये ग्रुप का नाम है। तो लाल कुर्ती, लाल ग्रुप, लाल संगठन, ऐसा करके किसी की भी बात आए तो आप क्या कहोगे? गैरीबाल्डी। यानी कि गैरीबाल्डी ने ही लाल कुर्ती जो संगठन था उसकी स्थापना की थी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी, गैरीबाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? जो यूनान का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उसमें पराजय किसकी हुई थी? तुर्की की। ठीक है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में पराजय किसकी हुई? तुर्की की। याद रखना, जैसे फ्रांस का इफेक्ट बहुत जल्दी चारों ओर दिखाई देता है यूरोप पे, लेकिन यूरोप की जितनी भी सभ्यताएं हैं, कल्चर है, वो सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है? यूनान में। ठीक है, दो चीजें याद रखेंगे, फ्रांस का इफेक्ट बड़ी जल्दी पड़ता है यूरोप पे, लेकिन सारी यूरोप की जो सभ्यता कल्चर, वो सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता है? तो यूनान में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यूरोप का। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? अभी अभी हमने पढ़ा कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी हार हुई थी? तो तुर्की की। नाम याद रखेंगे, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी हार हुई थी? तो तुर्की की। अभी पिछला क्वेश्चन था। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन क्या है कि सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडोवा का युद्ध। तो पहला ऑप्शन है प्रसा, दूसरा है सार्डिनिया, तीसरा है नेपल्स और चौथा है क्या? ऑस्ट्रिया। तो भैया ऑस्ट्रिया जाना पहचाना है हमारा तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की सारी बातें याद आ जाएंगी पुरानी इसकी। ऑस्ट्रिया कौन? मेटरनिक चांसलर। रानी कौन थी? राजकुमारी कौन थी? एंटोनियस। शादी किससे हुई? लुईस सोलावा से। ठीक है, सारी बातें याद रहेंगी। मेटरनिक ने अगला क्वेश्चन, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? अभी अभी मैंने बताया कि यूरोप की सभ्यता, यूरोप का जो कल्चर है वो सबसे ज्यादा कौन सी जगह पर देखने को मिलता है? थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, कहाँ देखने को मिलता है? यूनान में। कहाँ देखने को मिलता है? यूनान में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। जब भी कहा जाएगा कि किसका इफेक्ट सबसे ज्यादा यूरोप पे दिखाई देता है, तो फ्रांस। ठीक है, इसलिए जब भी फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को क्या होता है? जुकाम, क्योंकि फ्रांस का इफेक्ट सबसे ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन सभ्यता की बात करेंगे कभी भी, अगर यूरोप की सभ्यता की बात करेंगे तो किसका नाम आएगा? यूनान का आएगा। नेक्स्ट, फ्रैंक फ्रंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, पहले भी डायरेक्ट 1 मार्क्स में आ रखा है। तो फ्रैंक फ्रंट की संधि कब हुई थी? फ्रैंक फ्रंट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंक फ्रंट की संधि कब हुई थी? 1871। फ्रैंक फ्रंट की संधि कब हुई? 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण पूरा हुआ? कौन सा युद्ध था?
जिसके कंप्लीट होते ही इटली में क्या चालू हो गया, एकीकरण हो गया, पूरा उसका एकीकरण हो गया। तो ये कहाँ का युद्ध था, ये था आपका ऑप्शन नंबर बी, सिडान का युद्ध। कहाँ का युद्ध, सिडान का युद्ध। ये तो हो गया इटली का एकीकरण। अब किसकी बात करेंगे, जर्मनी के एकीकरण। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, कौन से युद्ध के बाद इटली का एकीकरण हुआ, तो सिडान का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, अभी भी पढ़ा था, एक फ्रैंक फ्रंट संधि। कौन सी संधि, फ्रैंक फ्रंट संधि। फ्रैंक फ्रंट संधि हुई कब थी, कब हुई थी, 1871। फ्रैंक फ्रंट की संधि कब हुई, 1871। और फ्रैंक फ्रंट की संधि के बाद ही क्या हुआ था कि जर्मनी में क्या हुआ था, एकीकरण चालू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, हंगरी की राजधानी कहां पर है, हंगरी की राजधानी कहां पर है, तो हंगरी एक देश है और इसकी राजधानी है बुडापेस्ट। आप ऐसे याद कर लेंगे, बुडापेस्ट तो क्या हो जाएगा, बुडापेस्ट। ये क्या है, हंगरी की राजधानी है। कहां की राजधानी है, हंगरी की। जल्दी जल्दी अगला है, वसाई की संधि कब हुई, कहां की संधि, वसाई की संधि। ये डेट वाले तो अलग से ही नोट करके याद करो, क्योंकि हिस्ट्री में आपका एक ही चैप्टर आ रहा है फर्स्ट टर्म में, ठीक है, एमसीक्यू वाले में। तो इसके जितने भी डेट है एक जगह अच्छे से नोट करके लाइन से कि इस डेट पे ये हुआ, इस डेट पे हुआ, सारी डेट रट लो, ठीक है। और एग्जाम से जाते वक्त सुबह बस एक बार देख लोगे, सारा याद रहेगा, एग्जाम में आते ही कर देना, उसके बाद भूल जाना, ठीक है, बट एग्जाम में याद रखना। वसाई की संधि कब हुई, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 1918, ऑप्शन बी है 1919, ऑप्शन सी है 1920 और ऑप्शन डी है 1923। तो क्या हो जाएगा आपका 1919। 1919 में क्या हुआ था, वसाई की संधि। भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखा तो भारत में 1919 क्यों इंपॉर्टेंट है, दो तीन चीजें यहाँ पर भी हुई थी 1919 में। एक आपका क्या होता है, काला कानून, यानी कि रॉलेट एक्ट लागू किया गया था 1919 में। ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या था कि यहाँ पर किसी को भी बिना पूछे कि बिना कार्यवाही किए लंबे समय तक जेल में डाला जा सकता था। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। और 1919 में एक कांड हुआ था, कौन सा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहां पर, अमृतसर में। किसने कराया था, जनरल डायर ने। उसे मारा किसने था, उधम सिंह ने। चलो आगे बढ़ते हैं। मैटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ, यानी कि मैटरनिक की हार कब हुई, कब मैटरनिक को निपटा दिया गया, तो कौन सा साल था वो, 1847 पहला है, दूसरा 1848, तीसरा 1849, फिर 1850। तो कब होगा, 1848। 1848 में क्या किया गया, मैटरनिक को निपटा दिया गया। अगला क्वेश्चन, हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, जो हंगरी में आंदोलन हुए। अभी हमने हंगरी की राजधानी पढ़ी, सबको रिलेट करते चलो पिछले क्वेश्चनों से। हंगरी की राजधानी क्या थी, बुडापेस्ट। और हंगरी का जो आंदोलन था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, उसको लीड कौन कर रहा था, तो ये कौन था आपका, कोसूत। कौन था आपका, कोसूत। कोसूत ने क्या किया था, हंगरी में जितने भी आंदोलन हुए मोस्टली उसे क्या किया था, लीड किया था। नेक्स्ट है, कार्बोनरी की स्थापना कब हुई, कार्बोनरी की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन है 1800, 1805, 1808 और 1810। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। डेट वाले क्वेश्चन याद रखने सबको, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना अलग से डेट वालों को। तो 1810 में क्या हुआ, कार्बोनरी की स्थापना हुई। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर इटली में दो लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इटली में दो लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका मेजनी और दूसरा है आपका क्या, गैरीबाल्डी। एक है आपका मेजनी और दूसरा आपका क्या है, गैरीबाल्डी। अगर कहेगा कि इटली के एकीकरण का मसीहा कौन है, इटली के एकीकरण का मसीहा कौन थे, तो इटली के एकीकरण का मसीहा कौन है, मेजनी। मसीहा मेजनी याद रहेगा। तो इटली में एकीकरण हुआ, यूनिटी हुई, ठीक, इंटीग्रेशन हुआ उन लोग का, तो उसका मसीहा किसे कहा जाता है, उसका मसीहा कहा जाता है मेजनी को। और कहेगा कि इटली की तलवार किसे कही जाती है, तो आप क्या कहोगे, गैरीबाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यही है कि इटली के एकीकरण की तलवार कौन था, इटली के एकीकरण का तलवार कौन था, तो अभी समझाया मैंने, क्या होगा आपका, गैरीबाल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रीमिया युद्ध कब हुआ था, कौन सा युद्ध, क्रीमिया का युद्ध। तो क्रीमिया का युद्ध ऑप्शन नंबर सी, 1853 से 1854 चला, एक ही साल था, 1853 से लेकर 1854। इसमें कौन सा युद्ध चला था, क्रीमिया का युद्ध। कौन सा युद्ध, क्रीमिया का युद्ध। अगला क्वेश्चन है आपका, यंग यूरोप की स्थापना किसने की। ये थोड़ा सा गलत हो गया, परोप लिखा हुआ है, तो यंग यूरोप की स्थापना किसने की, तो यंग यूरोप कौन था हमारा, मेजनी। कौन, मेजनी ने क्या किया था, यंग यूरोप की स्थापना की थी। बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब नियुक्त किया। देखो क्वेश्चन से ये क्वेश्चन याद करने लायक है कि प्रसा का चांसलर कौन था या बिस्मार्क कौन था। तो बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था, प्रसा का। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। और बिस्मार्क कहाँ का था चांसलर, प्रसा का चांसलर था। और ये कब बना था प्रसा का चांसलर, तो 1862 में ये क्या बना था, प्रसा का चांसलर बना था। ठीक है,
मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मैंने अभी पीछे पढ़ाया था कि लाल कुर्ती या फिर लाल सेना की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने की थी। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? लाल सेना। ठीक है, वहां लाल कुर्ती दिखा था, मैं कहता लाल सेना, लाल ग्रुप, लाल समूह या लाल सेना, कुछ भी कहे तो आपका कौन हो जाएगा? इसकी स्थापना किसने की थी? मेजनी से। तो वही पूछ रहे हैं मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो लाल सेना से इसका क्या है? संगठन है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? कौन सा बदतमीज देश था जो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था? वो नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी में क्या हो सके? एकीकरण हो सके। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी और इटली में क्या हो? एकीकरण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? मतलब गैरीबाल्डी का वर्क क्या था? वो क्या काम किया करता था, है ना? वो तो युद्ध में आगे लड़ाई लड़ी, लेकिन उससे पहले ऐसा पैदा होती सोचा हो स्वतंत्रता संग्राम कर देंगे, नहीं, उससे पहले कुछ तो था वो। तो उससे पहले वो क्या था? नाविक था, है ना? नाव चलाता था। मतलब नाव चला से कहां पहुंच गया? तो कौन था हमारा? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट, कि रक्त और लौह की नीति किसने दी थी? तो रक्त और लौह की नीति देने वाले हमारे भाई साहब थे बिस्मार्क, प्रसा की चांसलर। प्रसा के चांसलर ने कौन सी नीति दी थी? रक्त और लौह की नीति। ये लौह और रक्त की नीति, जो लौह रक्त या रक्त और लौह की नीति थी, इसका मतलब ये था या तो तलवार चलेगी और खून बहेगा। समझ रहे हो बात को, है ना? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो अभी तक एक ही भाई साहब वो पराजय हुई थी उनकी। किसकी पराजय हुई थी? तुर्की की पराजय हुई थी। तो हमारे तुर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज। याद रखेंगे, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। कौन छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है? फ्रांस। सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। तो एक चीज और याद रखेंगे कि लुईस 16वां कौन से वंश से बिलोंग करता था? कौन से वंश से था? तो कौन से वंश से था? बूर्बो वंश। कौन से वंश से था? बूर्बो वंश। याद रखना कि लुईस 16वां कौन से वंश से था? बूर्बो वंश से था। हलवा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया। भाई चैप्टर का ही नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना? तो बाहर तो जा ही नहीं सकते। जब से बात हो रही है जर्मनी, इटली, फ्रांस, ठीक है, तो ये सब किसके अंदर आते हैं? यूरोप के अंदर आते हैं। यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है, उसी के अंदर आपके इटली, जर्मनी, फ्रांस, यूनान, तुर्की, ये सब क्या है? उसी के अंदर में आते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? मेजनी। ठीक है, कुल मिला के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के वो मैंने आपको कवर करा दिए। लेकिन हमेशा जितना पढ़ो उतना कम रहता है, तो आपको इतना तो करना ही करना है। उसके बाद भी आपको बुक्स को रीड करना है ताकि आपकी नॉलेज क्या हो? इंक्रीज होती रहे। बट एटलीस्ट जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे पिछले चैप्टर कराया मैंने, किसका? विकास वाला चैप्टर कराया, ये वाला चैप्टर करा रहा हूँ, बाकी और भी चैप्टर्स होंगे, तो जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उन्हें तो एकदम रट लेना है। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चन पढ़ोगे उतना ज्यादा आसानी से आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। पेपर बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा, ठीक है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी एमसीक्यू है। टिकी तो मारना है, कहना आसान है, करना मुश्किल। ठीक है, तो बढ़ते हैं कल के लिए, मतलब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ न्यू चैप्टर्स के साथ। जो भी डाउट है नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना, और कमेंट में आपको लिंक्स भी मिल जाएगी। सारी वीडियोस है, मैथ्स की वीडियो है और एसएसटी। मैथ और एसएसटी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैथ की वीडियो रखी और एसएसटी की तो बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है मैंने। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ, वहाँ प्लेलिस्ट की लिंक होगी, उस पर क्लिक करो, पूरी वीडियो सामने आ जाएगी, एक एक करके सारी वीडियो देखो, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।